हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स। अब ये पैटर्न्स क्या होते हैं? तो कोडिंग के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको नंबर्स या कैरेक्टर्स को यूज करके कुछ कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करवाना होता है। उन्हीं सवालों को पैटर्न्स के सवाल कहते हैं। इस वीडियो और एक और वीडियो, दो वीडियोस के अंदर हम मिलाकर बेसिक से लेकर एडवांस तक के पैटर्न्स के बहुत सारे सवाल कवर करेंगे। आज की वीडियो में सीखेंगे 9 सवाल और अगली वाली वीडियो में भी काफी सारे सवाल हम कर रहे होंगे। इन सवालों में से कुछ कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, स्पेसिफिकली थ्योरी के जो राउंड्स होते हैं जिसमें इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा होता है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पैटर्न्स की क्लास की। पहला सवाल जो है हमारे पास वो है प्रिंट करना ये पैटर्न। इस पैटर्न को नाम दिया जाता है सॉलिड रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल दे दिया है जिसके बारे में नोटिस कर पा रहे हैं कि इसकी रोज तो हैं 4 और कॉलम्स हैं हमारे पास 5। अब रेक्टेंगल का सवाल तो हमने देख लिया। यहां पर शुरुआत करते हैं समझने के साथ। हम सीधा ये रेक्टेंगल ना प्रिंट करके कुछ और प्रिंट करवाते हैं। हम क्या प्रिंट करवाएंगे? हमें प्रिंट करवाना है ये पैटर्न जिसमें हर एक लाइन पर हमारे लिए एक स्टार प्रिंट हो रहा होगा। यहां पर हम सेम रोज रख लेते हैं तो रोज कितनी हो जाएंगी? 4। अब हमें ये पैटर्न प्रिंट करवाना है। इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे? लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी काम को बार बार करना होता है तो हम यूज करते हैं लूप्स का। और सबसे आसान लूप जो यूज करने में होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे फॉर लूप का। तो फॉर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको नाम देते हैं क्या? नाम दे देते हैं इसको आई। आई की वैल्यू हम शुरू करेंगे 1 के साथ और इसको लेकर जाएंगे 4 तक, लेस देन इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि हमें ये काम 4 बार रिपीट करना है। तो हमारा काउंटर वेरिएबल ट्रैक कर रहा है कि कितनी बार हमने काम किया है। यहाँ पर काम 1 बार हो रहा होगा, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर होकर जाएगी 4 तक और आई को एक एक करके इंक्रीमेंट कर देंगे। और क्या करेंगे अपने फॉर लूप के अंदर? फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कर देंगे स्टार को। तो फॉर लूप के अंदर हमने स्टार को प्रिंट कर दिया है और इस तरीके से कुछ हम ये आउटपुट लेकर आ रहे होंगे इस कोड की हेल्प से। अब इस कोड में अगर हमें एक काम और दे दिया जाए और वो काम क्या हो कि आप हर एक लाइन पर 1 स्टार प्रिंट करने की जगह अब 4 स्टार प्रिंट करिए, फिर अगली लाइन में भी 4 स्टार प्रिंट करिए और फिर अगली लाइन में भी 4 स्टार प्रिंट करिए और फिर अगली लाइन में भी 4 स्टार प्रिंट करिए। अब ऐसे में आप कहेंगे कि दीदी यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो स्टार प्रिंट करती है उसकी जगह हम 4 स्टेटमेंट लिख दें स्टार प्रिंट करने की। यहाँ पर एक और आउटपुट स्टेटमेंट दे दें, एक और आउटपुट स्टेटमेंट दे दें, एक और आउटपुट स्टेटमेंट दे दें। यहाँ पर काफी सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्यों ना दीदी इनको सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख दें। तो उतनी स्मार्टनेस हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर। तो ये 4 प्रिंट की स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे लिए एक सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो मैंने 4 बार स्टार प्रिंट किया है उसकी जगह अगर मुझे कॉलम की जगह 5 बार स्टार प्रिंट करना होता तो क्या मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर दूं? हाँ, क्योंकि एक का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर मुझे 100 बार स्टार प्रिंट करना होता सिंगल लाइन के अंदर और उसको 4 बार रिपीट करना होता तो क्या हम 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहे होते इस लूप के अंदर? नहीं। वहां पर हम क्या करते हैं, अंदर वाली प्रॉब्लम को एक नया प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ी देर के लिए इस बाहर वाले लूप को भूल जाते हैं और अंदर वाली ये जो 100 स्टार्स को एक ही लाइन में प्रिंट करने वाली स्टेटमेंट है इसको नया क्वेश्चन मान लेते हैं। इसको एक बार नया क्वेश्चन मान लेते हैं और इसको लिखते हैं। नया क्वेश्चन ये बन गया कि अब हमें एक ही लाइन में 100 स्टार्स प्रिंट करने हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो हमें काम स्टार प्रिंट करने का बार बार करना है तो पता ही है कि फॉर लूप लगाकर होगा। फॉर लूप ले लेंगे जिसके अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे जे की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ और चलेगी जब तक जे की वैल्यू 100 के इक्वल नहीं हो जाती और कर देंगे जे प्लस प्लस। और लूप के अंदर क्या लिखेंगे? लूप के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां प्रिंट एलएन नहीं लिखेंगे। प्रिंट एलएन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्रिंट एलएन लिखते ही एक नई लाइन हमारे लिए आ जाती। तो यहां पर लिख देंगे सिर्फ प्रिंट और लिखेंगे स्टार और यहां पर कर देंगे हमारे लूप को खत्म।
तो कुछ इस तरीके से हमारे 100 स्टार्स एक ही लाइन के ऊपर प्रिंट हो रहे होंगे। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली प्रॉब्लम जो है उसको लीजिए और इसे ऐड कर दीजिए यहां पर। हम यहां से प्रिंट स्टेटमेंट हटा देंगे और इस फॉर लूप को हम लेकर आ जाएंगे यहां पर। तो इससे क्या अचीव हुआ, इससे पूरी की पूरी जो इंटरनल प्रॉब्लम थी उसको हमने एक फॉर लूप से सॉल्व कर दिया और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी उसको हमने आउटर फॉर लूप या सेकंड फॉर लूप से सॉल्व कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप को लिखना। अब ये जो नेस्टिंग का लेवल होता है ये बहुत सारा हो सकता है, मतलब आप एक लूप के अंदर 2 लूप, उसके अंदर एक और लूप, उसके अंदर एक और लूप, इस तरीके से नेस्ट कर सकते हैं अपने लूप्स को। लेकिन पैटर्न की प्रॉब्लम जो है वो 2D प्लेन में होती है, यानी XY प्लेन में, इसीलिए यहां पर हम सिर्फ 2 ही लेवल्स ऑफ नेस्टिंग यूज कर रहे होंगे। तो बाहर वाला क्वेश्चंस में जो हमारे लिए लूप होगा वो होगा हमारा आउटर फॉर लूप और अंदर वाला होगा हमारा इनर फॉर लूप। तो कुछ इस तरीके से नेस्टेड लूप्स का हम यूज कर रहे होंगे अपने पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब एक बार एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारी सॉलिड रेक्टेंगल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस कोड ने, इस नेस्टेड लूप वाले कोड ने। इस कोड की वजह से क्या हुआ पहले वो देखते हैं। तो ये जो हमने कोड लिखा था इसकी वजह से सबसे पहले हमारा i इज इक्वल टू 1 बना। जब i इज इक्वल टू 1 बना तो हम इस अंदर वाले इनर लूप के अंदर गए, वहां पर हमारे j की वैल्यू थी 1। तो j की वैल्यू 1 थी तो वो तब तक स्टार प्रिंट करता रहेगा जब तक j की वैल्यू 100 नहीं पहुंच जाती। लेकिन हमें 100 स्टार नहीं चाहिए, लेकिन हमें 100 स्टार नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 5 स्टार। तो 5 यहां पर हम इनर लूप के लिए कंडीशन दे देंगे, बाहर लूप के लिए है 4। तो अंदर वाले लूप की वजह से 5 स्टार हमने देखा कि कैसे प्रिंट होंगे। तो एक ही लाइन में j इज इक्वल टू 1 to 5 के लिए हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो गए। अब क्या करेंगे, ये तो हमने प्रिंट कर लिया, अब आगे के स्टार हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने हैं। तो जावा के अंदर नेक्स्ट लाइन कैसे देते हैं, नेक्स्ट लाइन यहां पर एक और हम स्टेटमेंट लिख देंगे system.out.println की, जिसकी वजह से अगले सारे ऑपरेशन हमारे नेक्स्ट लाइन में हो रहे होंगे। उसके बाद i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहां से i की वैल्यू अपडेट होकर बन जाएगी 2। i की वैल्यू अपडेट होकर 2 बनी, j दोबारा से 1 बन गया। तो j जब दोबारा से 1 बनेगा तो दोबारा से 5 बार अंदर वाला लूप चलेगा और 5 स्टार हमारे लिए प्रिंट हो रहे होंगे। दोबारा से i की वैल्यू अपडेट होगी, i की वैल्यू अपडेट होकर अब बन जाएगी हमारे लिए 3। तो i की वैल्यू अगर 3 हो गई है तो इस केस में दोबारा से इनर वाला लूप चलेगा j इज इक्वल टू 1 to 5 के लिए, तो उसमें 5 स्टार फिर से प्रिंट हो रहे होंगे। एंड फाइनली अब i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 4 और 4 है इसकी आखिरी लिमिट, जिसके लिए इनर लूप आखिरी बार चलेगा। तो 5 स्टार हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से हमारे लिए सॉलिड रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा हमारे इस कोड की हेल्प से, जिसमें हमने नेस्टेड लूप्स को यूज किया है। अब इसी कोड को हम अपने एडिटर पर लिखते हैं। एडिटर पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले इंट n को डिफाइन करेंगे, उसको ले लेते हैं 4 और एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं m, इसको ले लेते हैं 5। अब ये n और m हमने तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन आप इनको यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यूजर चाहे n को 5 दे, 4 दे, 6 दे, 10 दे, उन सब के लिए ये कोड वैलिड होगा। तो सबसे पहले बनाएंगे हमारा आउटर लूप। तो आउटर लूप को सबसे पहले हम लिख रहे हैं, इसमें एक नया वेरिएबल डिफाइन किया i की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ और जाएगी जब तक n के इक्वल नहीं हो जाता और हर बार होगा i प्लस प्लस। अंदर आएगा हमारा इनर लूप। इनर लूप में क्या होगा, j एक नया वेरिएबल ले लेंगे इनर लूप के अंदर, जिसकी वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ और j की वैल्यू जा रही है m तक, इसको भी प्लस प्लस कर लेंगे। और इनर लूप के अंदर हमें क्या करना था, हमें प्रिंट करना था स्टार्स को। तो system.out.print, तो यहाँ पर ln नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट आएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट करवाना हर स्टार को, हमें प्रिंट करवाना है हर स्टार को सेम लाइन पर। तो m स्टार्स यानी 5 स्टार्स को हम सेम लाइन पर प्रिंट करवा रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही ये 5 के 5 स्टार प्रिंट आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए,
हम system.out.println सिर्फ इतना लिख देंगे और हमारे लिए नेक्स्ट लाइन आ रही होगी। तो अब इस पूरे कोड को सेव करके रन करते हैं एंड इसको रन किया तो हमारे लिए आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड रेक्टेंगल आ गया जिसमें नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं। तो कुछ इस तरीके से नेस्टेड लूप्स को यूज करके, यानी एक आउटर लूप के अंदर इनर लूप को डालकर हम पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द पैटर्न, जिसमें हमें एक हॉलो रेक्टेंगल का पैटर्न दिया है। हॉलो यानी जो बीच से खाली होता है। तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें सिर्फ आउटर साइड्स पर स्टार्स हैं, इनर वाले जो स्टार्स हैं वो हैं मिसिंग। अब जब भी कोई पैटर्न की प्रॉब्लम आए, सबसे पहले तो हमें छोटे लेवल पर एनालाइज करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और रोज एंड कॉलम में कोई लॉजिकल पैटर्न खुद से ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। कुछ इस तरीके से इसको कर रहे होंगे जैसे हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। अब सबसे पहले ये सोच लें कि पैटर्न वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको एक तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर ये है हमारी रोज और ये है हमारे कॉलम्स। और हमने अभी नेस्टेड लूप्स में पढ़ा कि रोज वाला जो काम है वो कर रहे होंगे हमारे आउटर लूप्स, और कॉलम्स वाला जो काम है वो कर रहे होंगे हमारे इनर लूप्स। तो इसी तरीके से हमें प्रॉब्लम को इमेजिन करना है कि आउटर लूप में कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे होंगे और उसके इनर लूप में कौन सी वैल्यू हम असाइन कर रहे होंगे। अगर हमने समझ लिया इन दोनों में कौन सी वैल्यू असाइन करनी है तो हम आसानी से सारी की सारी पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स की। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली रो को देखें तो यहाँ पर आई की वैल्यू है, इसे हम 1 मान लेते हैं। आई की वैल्यू को 0 से शुरू नहीं करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। आई की वैल्यू है 1, यहाँ पर आई की वैल्यू है 2, यहाँ पर आई की वैल्यू है 3, यहाँ पर आई की वैल्यू है 4। यहाँ पर अपने j की वैल्यू को हम 1 ले रहे होंगे, यहाँ पर j की वैल्यू को 2 ले रहे होंगे, यहाँ j की वैल्यू को 3 ले रहे होंगे, एंड इसी तरीके से 5 तक जाएगी हमारी j की वैल्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि स्टार हमारा पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स बनी है 4x5 की मैट्रिक्स, उसके अंदर स्टार कहां कहां प्रिंट हुआ है? स्टार प्रिंट हुआ है इन पॉइंट्स पर, राइट? और इन पॉइंट्स की खास बात यह है कि इन पॉइंट्स पर आई की वैल्यू या तो 1 है, या j की वैल्यू 1 है, या i की वैल्यू n है, या j की वैल्यू m है। इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। अगर इस पॉइंट को देखें, यहां पर अगर सेल वाइज हम वैल्यूज लिखना शुरू करें तो ये होगा हमारा 1,1, ये होगा हमारा 1,2, ये होगा हमारा 1,3। इसी तरीके से यहां पर वैल्यू होगी 2,1। सिमिलरली यहां पर अगर हम वैल्यू देखें तो यहां पर हमारी वैल्यू होगी 2,5, 3,5 एंड 4,5। इसकी वैल्यू होगी 4,2, 4,3, 4,4 और 4,5। तो इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख पाएंगे कि रो और कॉलम में से किसी एक ना एक की वैल्यू या तो 1 है या अपनी अपर लेवल के इक्वल है। अपर लेवल यानी i के लिए n और j के लिए m। तो ऑब्जर्व करें तो ये वाली जो लाइन प्रिंट हुई है यहां पर j की वैल्यू है m, तो इस पूरी की पूरी लाइन में j की वैल्यू है m और m यानी 5। ये जो पूरी की पूरी लाइन है इसमें j की वैल्यू है 1 यानी इनिशियल वैल्यू। ये जो पूरी की पूरी रो है इसके अंदर i की वैल्यू है 1 और ये जो पूरी की पूरी रो है इसके अंदर i की वैल्यू है n यानी कि 4। तो कुछ इस तरीके से बाउंड्री को कैसे ट्रैक करते हैं हम कोडिंग के अंदर? बाउंड्री को ट्रैक करेंगे जब हमारे फॉर लूप के अंदर जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है या फिर जो एंडिंग वाली वैल्यू है वही दोनों वैल्यूज में से कोई एक हमारे सेल के अंदर आ रही हो, वो बन जाएगी हमारे किसी भी फिगर की बाउंड्री। तो या तो स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे या एंडिंग वैल्यू लेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर सेल की वैल्यू हो जाती है तो वो बन जाती है हमारी
किसी भी फिगर की बाउंड्री वैल्यू, यहां पर वो फिगर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की बाउंड्री की हमने बात कर ली। अब इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए दो नेस्टेड लूप्स को लिखते हैं। इनको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले n और m को डिफाइन करेंगे। n है हमारा 4, m है हमारा 5, तो सेम रखें n और m इस प्रॉब्लम के लिए भी। सबसे पहले आउटर लूप की बात करें तो आउटर लूप को शुरू करेंगे 1 के साथ, इसको लेकर जाएंगे हम n तक और कर देंगे i++, यानी आउटर लूप हर बार 1 से बढ़ रहा होगा। इसके बाद बात करें अगर इनर लूप की, तो इनर लूप में भी हमें सारे के सारे कॉलम्स पर तो जाना ही है। अब उस कॉलम पर जाकर हम स्टार को प्रिंट करवाएं या ना प्रिंट करवाएं वो हमारे ऊपर है, पर जाना सारे के सारे कॉलम्स पर है। तो j = 1 से लेकर हम जाएंगे j जब तक m के इक्वल नहीं हो जाता और कर देंगे j++। अब एक तरीके से देखें तो हम एक सेल पर आ गए हैं और इस सेल में क्या पैरामीटर्स हैं? सेल में जो पैरामीटर्स हैं वो हैं हमारे i, j, तो हम ith, jth सेल पर बैठे हुए हैं अभी। अब हमें सिर्फ उन्हीं i और j पर स्टार प्रिंट करवाना है जिनमें i की वैल्यू या तो 1 हो या j की वैल्यू 1 हो, या फिर i की वैल्यू n हो या j की वैल्यू m हो। अब उसको कैसे लिखेंगे जावा के अंदर? i की वैल्यू या तो 1 हो, और तो जावा के अंदर दो पाइप जो होते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर जो सिंपल डंडा बना होगा उसको 2 बार लिखना है, उस डंडे को 2 बार स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। इसका मतलब होता है और यानी कैसे? i = 1, j = 1 और i = n और j = m। ये हमने कंडीशन लिखी। अब इस इफ कंडीशन को समझते हैं। या तो i 1 हो जाए और यानी या j 1 हो जाए, या i n हो जाए, या j m हो जाए। अब इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन सच हो गई तो हमारा इफ काम करेगा। तो हमारे इस इफ के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। अब इन चारों में से एक भी कंडीशन काम कर गई तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करवाना है अपना स्टार। और इस स्टार के लिए हमें हर स्टार नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट नहीं करवाना, हम प्रिंट को यूज कर रहे होंगे। और जैसे ही ये इनर फॉर लूप खत्म हो जाएगा हम चले जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन पर। और नेक्स्ट लाइन के लिए हमने लिख दिया है system.out.println को। अब इस कोड को एक बार सेव करके रन करते हैं कि क्या आउटपुट हमारे लिए निकल कर आएगा। आउटपुट में अब हमारे लिए ऐसा कुछ निकल कर आया। अब ये जो 2 स्टार हैं, ये आखिर के जो 2 स्टार हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों स्टार्स को राइट बाउंड्री पर होना चाहिए था, पर ये राइट बाउंड्री पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने बीच में स्पेस तो प्रिंट ही नहीं करवाई। तो हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। तो इन हम सेल्स पर हैं तब तो हम स्टार प्रिंट करवाएं, लेकिन बाकी सेल्स पर हमें क्या करवाना है? हमें प्रिंट करवानी है एक स्पेस। तो कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग वाले डबल कोट्स लगाने और बीच में एक स्पेस दे देनी है। तो इस तरीके से स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी और हमारे लिए जो फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा वो होगा ये हॉलो रेक्टेंगल। तो कुछ इस तरीके से हॉलो रेक्टेंगल को हम प्रिंट करवा रहे होते हैं अपने नेस्टेड लूप्स की हेल्प से। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे इस पैटर्न को। इस पैटर्न को कहते हैं हाफ पिरामिड। तो हाफ पिरामिड प्रॉब्लम है ये। पिरामिड हमारा कुछ ऐसा दिखता है, उसमें से हमने हाफ हिस्सा उठा लिया है। अब यहाँ पर भी रोज एंड कॉलम्स की बात करेंगे। रो को देखें तो यहाँ पर n क्या होगा? हाँ, यहाँ पर सिंगल n होगा। यहाँ n m का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल n एक इनपुट हमें गिवन होगा। वो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास n = 4। पहले रो में, फर्स्ट रो में हमारे पास प्रिंट हुआ है 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार्स, थर्ड रो में 3 और फोर्थ रो में 4। तो हम समझ पा रहे हैं कि रो के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो रो नंबर से रिलेटेड है। अगर रो का नंबर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, रो का नंबर 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो का नंबर 3 है तो 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रो नंबर कितने स्टार उस रो में प्रिंट होंगे उस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पर रो नंबर जो भी है वही बन जाएगा टोटल कॉलम्स। इस बात को रिपीट करते हैं, जो भी रो का नंबर है वो बन जाएगा टोटल कॉलम्स। रो नंबर अगर यहाँ पर 1 है तो टोटल कॉलम्स भी 1 है। रो नंबर अगर यहाँ पर 2 है तो टोटल कॉलम्स भी 2 हैं। रो नंबर अगर यहाँ पर 3 है तो टोटल कॉलम्स भी 3 हैं। एंड रो नंबर 4 यानी टोटल कॉलम्स भी हमारे पास 4 हैं।
अब इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि आउटर लूप ले लेंगे जहां पर नॉर्मली हमारी जो रो नंबर है वो चल रही होगी, और इनर लूप में क्या करेंगे, इनर लूप की लिमिट क्या बनेगा, इनर लूप की लिमिट बनेगा हमारा n या फिर हमारा i। अब बाहर वाला जो फॉर लूप होगा वो चलेगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और इनर जो लूप होगा वो चलेगा j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू i तक। क्यों j इज इक्वल टू i तक, क्योंकि i यानी हमारा रो नंबर डिफाइन करेगा हमारी अपर लिमिट को, और ये अपर लिमिट क्या है, ये अपर लिमिट का मतलब है कितने स्टार्स हम प्रिंट करेंगे। तो जितने भी स्टार हमें प्रिंट करने हैं उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट है हमारा आउटर लूप यानी हमारा रो नंबर। अब इसके लिए कोड लिखते हैं। आउटर लूप हमारा नॉर्मली चल रहा होगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। इनर लूप में क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 1 से लेकर ये i तक चलेगा। यहां पर m को हटा देते हैं, सिर्फ n हम रख रहे होंगे, और अंदर क्या होगा, अंदर हम प्रिंट करवा देंगे अपना स्टार। अब इस कोड को अगर रन करें तो रन करने के बाद हमें ये आउटपुट मिल गया है विच इज द सेम क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना था। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हुआ, कोड के अंदर क्या हुआ। कोड हमारा कुछ ऐसा था जिसके अंदर सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब i इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू 1 है तो अंदर गए हम j इज इक्वल टू 1 पर। जैसे ही j इज इक्वल टू 1 हुआ वैसे ही एक स्टार प्रिंट हो गया, तो वैसे ही यहां पर बना लेते हैं हमारी आउटपुट स्क्रीन, यहां पर एक स्टार प्रिंट हो गया। अब इसके बाद j इंक्रीज हुआ और j 2 हो गया, तो j जैसे ही 2 हुआ वहां पर अब इसके बाद हमें कुछ प्रिंट नहीं करना क्योंकि लूप की कंडीशन डिससैटिस्फाई हो गई और हम इस इनर लूप से बाहर आ गए, तो हमारे लिए नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई। यहां पर आ गई हमारे पास नेक्स्ट लाइन। अब इसके बाद i इंक्रीमेंट होकर हुआ 2, यहां पर i जैसे ही 2 हुआ अब हम जाएंगे इनर लूप में। इनर लूप में सबसे पहले j इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 1 है तो अगली लाइन में एक स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद j इंक्रीमेंट हुआ और हो गया j इज इक्वल टू 2। j इज इक्वल टू 2 हुआ, फिर से एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन पर, तो यहां पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, i बन गया हमारा 3, तो यहाँ पर i 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ बन गया 3। i जैसे ही 3 बना j बन गया 1, j जैसे ही बना तो हमने यहाँ से एक स्टार प्रिंट करवा दिया नेक्स्ट लाइन पर। फिर j इंक्रीमेंट होके हुआ 2, फिर एक और स्टार प्रिंट करवा दिया, फिर हुआ 3, फिर एक और स्टार प्रिंट करवा दिया, क्योंकि j की वैल्यू जब तक i की वैल्यू के इक्वल नहीं रीच कर जाती तब तक हमारा इनर लूप चल रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट लाइन पर इस स्टेटमेंट की वजह से, फिर हमारा i दोबारा से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 4, j है हमारा 1, तो j 1 है तो नेक्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट, 2 हुआ स्टार, 3 हुआ फिर से स्टार, 4 हुआ और यहाँ पर लास्ट स्टार हम प्रिंट करवा देंगे और फिर से इसी स्टेटमेंट की वजह से हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। उसके बाद i इंक्रीज होकर हो जाएगा 5, लेकिन अब लूप नहीं चलेगा क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू n। n था हमारा 4 और 5 उससे बड़ा हो गया, यानी हमने इस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर लिया होगा। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पिरामिड हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ रहा होगा। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर लिया। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। कुछ नहीं है, इसी पिरामिड को इन्वर्ट कर दिया है, यानी पहली रो में अगर एक स्टार प्रिंट हो रहा होता और आखिरी में n स्टार प्रिंट हो रहे होते, तो अब पहली रो में n स्टार प्रिंट हो रहे हैं और आखिरी रो में प्रिंट हो रहा है एक स्टार। अब यहां पर हम अपने पुराने कोड की अगर बात करें तो उसमें यह था कि i हमारा 1 से लेकर n तक जा रहा था और j हमारा 1 से लेकर i तक जा रहा था और अंदर हम प्रिंट करवा रहे थे अपने स्टार्स को। तो यहां पर चीजें इन्वर्ट हो गई हैं। यहां पर पहली रो में हमें n प्रिंट करवाना है और आखिरी रो में प्रिंट करवाना है हमें 1। तो इसको कैसे करें, हम कहते हैं कि जैसे ये स्टार्स इन्वर्ट हो गए वैसे ही हम अपना कोड इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये स्टार्स इन्वर्ट हो गए वैसे ही हम अपना आउटर लूप इन्वर्ट कर देते हैं। कैसे इन्वर्ट करेंगे, आउटर लूप में पहले रो थी 1 से लेकर n तक जा रही थी। अब क्या करेंगे, हमें रोज तो n ही चाहिए, लेकिन i की वैल्यू यानी काउंटर की वैल्यू 1 से लेकर n जा रही है या n से लेकर 1 जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम वैसा ही रखेंगे जैसा हमें ज्यादा अच्छे से सूट करेगा। तो फॉर
i इज इक्वल टू n टू 1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर कंडीशन लगेगी i माइनस माइनस की, तो n से लेकर 1 तक हम लेकर जाएंगे अपने आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल को, और अंदर वाले को क्या करेंगे, अंदर वाले को वैसा ही रखेंगे, यानी j1 से लेकर i तक जा रहा होगा। तो शुरुआत में जब j1 से लेकर i तक जाएगा तो शुरू में तो i n है, तो पहली लाइन में प्रिंट होंगे n स्टार्स, अगली लाइन में n-1 स्टार्स, उससे अगली में n-2 स्टार, और इसी तरीके से जब तक n हमारा 1 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम डिक्रीज होते होते अपने स्टार्स को प्रिंट कर रहे होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे जहां आउटर लूप जा रहा होगा n से लेकर 1 तक, इनर लूप में j जा रहा होगा हमारा 1 से लेकर i तक, और इनर लूप में बार बार हम अपने स्टार को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए कोड लिख कर देखते हैं। कोड में आउटर लूप में हम i इज इक्वल टू n से लेकर जाएंगे जब तक i हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, और i को कर देंगे माइनस माइनस। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे माइनस माइनस कैसे, तो जैसे प्लस प्लस होता है i इज इक्वल टू i प्लस 1, वैसे ही i इज इक्वल टू i माइनस 1 को हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, यानी जैसे i प्लस प्लस किया था हमने वैसे ही हम i माइनस माइनस कर रहे हैं। और अब बात करें इनर लूप की, तो इनर लूप के अंदर कंडीशंस हमारी सेम रहेंगी, बस इतना सा यानी छोटा सा चेंज करना था हमें इस कोड के अंदर, और हमारा पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पिरामिड को इन्वर्ट करना था, हाफ पिरामिड को इन्वर्ट करना था, तो सिंपली हमने आउटर लूप की कंडीशन को बस इन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से पैटर्न अगर डिफिकल्ट लगे तो कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको एनालाइज करना है, क्योंकि काफी सारे जो डिफिकल्ट दिखने वाले पैटर्न्स होते हैं उनमें बस कोड में छोटा सा चेंज करना होता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की। तो फिफ्थ पैटर्न हमारे पास है, पैटर्न है हमारे पास फिर से इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, और इस बार हमने इसको 180 डिग्री से रोटेट भी कर दिया है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो पहली लाइन में हमारे पास प्रिंट हो रहा है 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, 1 स्टार प्रिंट होने से पहले हमारे पास 3 खाली स्पेसेस प्रिंट हुई हैं, 2 स्टार प्रिंट होने से पहले हमारे पास 2 खाली स्पेसेस प्रिंट हुई हैं, 3 स्टार प्रिंट होने से पहले हमारे पास 1 खाली स्पेस प्रिंट हुई है, और लास्ट लाइन में हमारे पास 0 खाली स्पेस प्रिंट हुई है। तो यहां पर ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ, 2 पार्ट्स में चीजें हुई। पहले प्रिंट हुई 3 स्पेस प्लस 1 स्टार। दूसरी लाइन में क्या हुआ, दूसरी रो में हमारे पास पहले प्रिंट हुई 2 स्पेस प्लस 2 स्टार। तीसरी रो में प्रिंट हुई 1 स्पेस प्लस 3 स्टार। चौथी में हमारे पास प्रिंट हुई 0 स्पेस प्लस 4 स्टार। तो हर बार अगर हम स्पेस और स्टार का सम देखें, अगर उस सम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 3 + 1 4, यहाँ पर 2 + 2 4, यहाँ पर 1 + 3 दोबारा से 4, यहाँ पर 0 + 4 दोबारा से 4, यानी हर बार एक 4 का कॉम्बिनेशन है। और ये 4 क्या है, ये है हमारी नंबर ऑफ रोज, यानी हमारा n, और यहाँ पर n है हमारा 4। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आउटर लूप में जो रो की फाइनल वैल्यू होगी, यानी 4 जो वैल्यू है उसका बहुत गहरा रिलेशन है कितनी हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कितने हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं उस पर। तो पहली लाइन में हमें कितनी स्पेस प्रिंट करवानी है, पहली लाइन में हम एक तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं n-1 स्पेसेस और 1 स्टार, अगली लाइन में n-2 स्पेसेस और 2 स्टार, उससे अगली लाइन में n-3 स्पेसेस और 3 स्टार, उससे अगली लाइन में n-4 स्पेसेस और 4 स्टार। तो इसी तरीके से जो स्पेसेस हैं उनको हम शुरू करेंगे n-1 से और एक एक करके उनको घटाते जाएंगे, और स्टार जो है इनको शुरू करेंगे 1 से और एक एक करके उनको बढ़ाते जाएंगे। अब स्पेसेस को और स्टार्स को किस वैल्यू से शुरू करना है उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। उसके लिए ये एनालिसिस करेंगे हम कि अगर हमारा आउटर लूप जो है वो i = 1 से लेकर n तक जाता है, यानी आउटर लूप i = 1 से लेकर n तक जाता है, तो हमारे इनर लूप में कैसे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है कि इनर लूप में स्टार ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। इस इनर लूप को एक अलग कलर से लिखते हैं। इनर लूप में स्टार ऐसे प्रिंट हो रहे हैं कि j की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर i के इक्वल जा रही है, तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे अपने स्टार्स, राइट। लेकिन स्टार प्रिंट करने से पहले हमें स्पेस प्रिंट करना है।
अब इंपॉर्टेंट है समझना कि ये स्पेस कैसे प्रिंट करेंगे स्टार से पहले। तो स्पेस को अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम आई ले लें तो पहली रो में हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं? पहली रो में हमारा जो आई है वो इक्वल है 1 के। तो पहली रो में हमारे पास स्पेस है वो इक्वल है n माइनस आई के, यानी n माइनस 1 स्पेसेस हैं हमारे पास। अगली रो में i 2 के इक्वल है, तो हमारी स्पेस जो है वो इक्वल है n माइनस आई, दोबारा से n माइनस 2 के इक्वल है। तीसरी रो में i की वैल्यू अगर 3 है तो हमारी स्पेसेस कितनी है? हमारी स्पेसेस हैं n माइनस 3 यानी n माइनस आई। n माइनस 3 यहाँ पर क्या है? 4 माइनस 3 यानी 1 स्पेस। यहाँ पर n माइनस आई था 2, यहाँ पर n माइनस आई था 3, और यहाँ पर अगर हमारे i की वैल्यू 4 है तो स्पेस कितनी होंगी? n माइनस आई यानी 0, क्योंकि n है 4, i भी 4, तो स्पेसेस क्या है? 0। तो कुछ इस तरीके से स्पेसेस कितनी होंगी? स्पेस के लिए हम एक और लूप लिखेंगे जिसमें j की वैल्यू जा रही होगी 1 से लेकर n माइनस आई तक। तो ये स्पेस के लिए है, ये स्टार्स के लिए है, और ये वाला आउटर लूप है हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए। तो सबसे पहले रोज का हम आउटर लूप लिखेंगे और यहाँ पर 2 इनर लूप्स होने वाले हैं। पहला इनर लूप होगा स्पेस प्रिंट करवाने के लिए, दूसरा इनर लूप होगा स्टार्स प्रिंट करवाने के लिए। एक बार कोड लिखकर देखेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो इसे हम मिटा देते हैं और शुरुआत करते हैं आउटर लूप की। इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i जब तक हमारा n के इक्वल नहीं हो जाता। और यहां पर आएगा इनर लूप। कौन से वाला इनर लूप? जिससे हम स्पेस को प्रिंट करवाएंगे, राइट? तो इनर लूप के अंदर एक j वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और इसकी शुरुआत हो रही होगी 1 के साथ, और अभी हमने बात की कि ये जाएगा कहां तक? n माइनस आई तक, और हर बार कर देंगे इसको प्लस प्लस। तो यहां पर प्रिंट करवा रहे होंगे स्पेसेस, यानी सिर्फ एक खाली जगह। उसके बाद एक और इनर लूप आएगा और इस इनर लूप में हम प्रिंट करवा देंगे अपने स्टार को। तो स्टार को प्रिंट करवाने के लिए इनर लूप लिखते हैं। यहां पर हम j को दोबारा यूज कर रहे हैं, तो ये जो भी फॉर लूप के अंदर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए इनका स्कोप इस फॉर लूप तक ही होता है। स्कोप का मतलब इन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल कब तक मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं। तो ये जब तक ये फॉर लूप चल रहा है तभी तक हमारा j मेमोरी में स्टोर्ड है। यहां पर आने के बाद मेमोरी के अंदर कोई j नहीं है। जैसे ही हम इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद आएंगे हमारी मेमोरी के अंदर कोई j नहीं होगा। उसके बाद मेमोरी के अंदर j नहीं है तो उसको दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। तो j इज इक्वल टू 1, और स्टार्स के लिए क्या करना था? स्टार हमारे जा रहे थे j इज इक्वल टू आई तक। कर देंगे इसको प्लस प्लस और यहां पर प्रिंट करवा देंगे हम एक स्टार, राइट? यहां पर हमने स्पेस प्रिंट करवा दी, यहां पर स्टार प्रिंट करवा दिए, और जैसे ही हम स्पेस और स्टार दोनों प्रिंट करवा लें उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन। अब इस कोड को सेव करते हैं, रन करते हैं, और जो आउटपुट हमारे पास निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें पूरा का पूरा इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड हमारे लिए प्रिंट हो गया है। पहली लाइन में आप नोटिस करेंगे कितने स्पेसेस? n माइनस आई यानी n माइनस 1 स्पेसेस, और i स्टार यानी 1 स्टार। अगले में 2 स्पेस 2 स्टार, अगले में 1 स्पेस 3 स्टार, और अगले में 0 स्पेस और 4 स्टार्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न हमारे लिए प्रिंट हो गया है। अब बात करें अगर अपने नेक्स्ट पैटर्न की, तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास ये। अब यहाँ पर स्टार्स की जगह हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। पहली रो में देखें तो रो है 1 और नंबर भी है 1। दूसरी रो अगर देखें तो पहली रो थी हमारी, रो नंबर था हमारे पास 1, और जो नंबर प्रिंट हुए थे वो भी थे 1 से लेकर 1 तक। दूसरी रो अगर देखें तो यहाँ पर सेकंड रो है, लेकिन जो नंबर प्रिंट हुए हैं वो हैं 1 से लेकर 2 तक। सिमिलरली तीसरी रो में रो नंबर है 3 और जो नंबर प्रिंट हुए हैं वो हैं 1 से लेकर 3। चौथी रो में रो नंबर 4 और नंबर प्रिंट हुए हैं 1 से लेकर 4। और पांचवी रो में रो है हमारी 5 और नंबर प्रिंट हुए हैं 1 से 5 तक। तो यहां भी एक रिलेशन हमें दिख रहा है। तो ऐसे ही रिलेशन ढूंढते रहना है पैटर्न वाली प्रॉब्लम में कि रो नंबर किस तरीके से उस रो के अंदर जो प्रिंट हो रहा है उससे रिलेट कर पा रहा है।
तो यहाँ पर रो है 1 तो 1 नंबर प्रिंट हो रहा है, रो है 2 तो 1 से लेकर 2 तक प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 3 है तो 3 तक प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 4 है तो 4 तक, रो नंबर 5 तो 5 तक। तो हम समझ सकते हैं जितना भी हमने अभी पढ़ा है उस हिसाब से कि आउटर लूप तो कुछ ऐसा होगा कि रो जो हमारी है 1 से लेकर n तक जाएगी। यहाँ n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के n की वैल्यू है 5। लेकिन हम पैटर्न के क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं कि n अगर आप कोई भी ले लें यूजर से, उसी हिसाब से उतना ही बड़ा आपके लिए पैटर्न प्रिंट होकर आ रहा होगा। अब आउटर लूप में i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर होती जा रही है n तक। इनर लूप में हमें क्या करना है, इनर लूप में एक वेरिएबल डिफाइन करना है j। अब हम ध्यान से देखें, इनर लूप में पहले वाले में जब i की वैल्यू 1 थी तो हमारे j की वैल्यू हो रही थी 1 से लेकर 1 तक, i की वैल्यू 2 थी तो j की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, i की वैल्यू 3 थी तो j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। तो यहां पर भी j की वैल्यू 1 से लेकर क्या हो जाएगी, i तक। तो बाहर वाले आउटर लूप में जो भी i की वैल्यू करंट वैल्यू चल रही है वही हमारे इनर लूप के अंदर लिमिट बन जाएगी। तो हमारा इनर लूप 1 से लेकर उसी i की वैल्यू तक चल रहा होगा और इसी इनर लूप के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ पर स्टार नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम j को ही, क्योंकि शुरुआत में j की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब i की वैल्यू 2 बन जाएगी, जब i की वैल्यू 2 बन जाएगी तो शुरू में j 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद j 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर j 3 होगा लेकिन 3 तो 2 से बड़ा होता है तो फिर इनर लूप खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आउटर लूप में आएंगे। आउटर लूप में i की वैल्यू 3 होगी तो दोबारा से j प्रिंट होगा 1 से लेकर 3 तक, तो 1 2 3 j प्रिंट हुआ, i 4 यानी 1 2 3 4। इसी तरीके से i की वैल्यू जब 5 होगी तो j 5 बार प्रिंट होगा। अब इसी सेम चीज के लिए कोड लिखते हैं। कोड में हमारे पास आउटर लूप तो ऑलरेडी है जिसमें i 1 से लेकर n तक जा रहा है, अपने n को अपडेट कर देते हैं 5 तक और अब बनाते हैं एक इनर लूप। इनर लूप के अंदर j को डिफाइन करेंगे जो जाएगा 1 से लेकर i तक और कर देंगे j प्लस प्लस और यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे हम j को ही। अब j को प्रिंट करना है, साथ के साथ एक स्पेस भी दे देते हैं ताकि कोड जो हमारा है वो थोड़ा क्लीन होकर आए। अब कोई नंबर हमें प्रिंट करवाना है, साथ में कुछ और वैल्यू प्रिंट करवानी है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन के अंदर हम प्लस लगा देते हैं बीच में, पहले ये नंबर प्रिंट हो जाए प्लस उसके बाद ये स्पेस प्रिंट हो जाए। इसके अलावा अगर हमें कुछ और भी प्रिंट करवाना होता, मान लीजिए जे दोबारा प्रिंट करवाना होता तो प्लस कर देते। अब ये सारी की सारी जो चीज है ये सेम लाइन में प्रिंट हो रही होगी। तो लास्ट लेक्चर के बाद एक बच्चे का डाउट था कि बहुत सारी चीजों को अगर सेम लाइन में प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएं, तो उनको करवाना चाहिए हमें प्लस को बीच में लिखकर। तो इस तरीके से हम j प्लस स्पेस को प्रिंट करवा रहे होंगे और यहाँ पर हमारी लाइन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा देंगे। तो इसे सेव कर लेते हैं और रन करते हैं अपने कोड को। कोड को रन किया तो ये है हमारा आउटपुट, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 एंड इसी तरीके से 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमारे लिए पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया है। अब बात करें अगर नेक्स्ट पैटर्न की, तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे लिए इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विद नंबर्स। नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विद नंबर्स, जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर भी क्या करना है, रिलेशन लगाना है कि रो नंबर से उस रो में क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही है उसका क्या रिलेशन है। यहाँ पर रो नंबर है 1 और वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 से 5 तक। यहाँ रो नंबर है 2, वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 से 4 तक। रो नंबर 3, वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 से 3 तक। रो नंबर 4, वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 से 2 तक। रो नंबर 5 और वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 से 1 तक। अब ध्यान से यहाँ पर देखें तो जैसे ही रो नंबर बढ़ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, वैसे ही हमारे नीचे की डायरेक्शन में आते आते कॉलम नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो रो जब सबसे कम था तब हमारे कॉलम नंबर सबसे ज्यादा थे। तो रो जब 1 था तब हमने 5 प्रिंट करवाया, रो जब 2 था तब हमने 4 प्रिंट करवाया, 3 था तो 3, 4 था तो 2, 5 था तो 1। तो जैसे जैसे रो बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉलम जो है वो कम हो रहे हैं। अब कितने कम हो रहे हैं यही है असली सवाल। यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारा जो n इस प्रॉब्लम के लिए है उस n की वैल्यू है 5। ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो ये पहले से पता है कि n की वैल्यू 5 है। तो रो नंबर अगर 1 है
तो कॉलम नंबर जा रहा है 1 से लेकर, यानी जे की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, जो है 5। रो नंबर 2 हुआ जैसे ही बढ़ा, तो कॉलम नंबर की वैल्यू हो गई 1 से लेकर n-1। तो कुछ ऐसा पैटर्न है यहाँ पर कि अगर ये i है, यहाँ पर i की वैल्यू है 1, यहाँ पर i की वैल्यू है 2, ये बेसिकली रो जो है हमारी वो i ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो i की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आउटर लूप में तो i जो है हमारा वो 1 से लेकर जा रहा है n तक, पर इनर लूप का जो j है वो जा रहा है 1 से लेकर n-i+1 तक। ये n-i+1 कैसे आया? तो n-i की वैल्यू को अगर एनालाइज करें तो शुरू में मतलब पहली रो में i की वैल्यू है 1 और n-i+1 की वैल्यू है 5 -1 +1 यानी 5। दूसरी रो की अगर बात करें तो वहां पर i की वैल्यू है 2 और n-i+1 की वैल्यू है 4। तीसरी रो की अगर बात करें तो वहां पर i की वैल्यू है 3 और n-i मतलब 5 - 3 विच इज 2 + 1 is 3, तो वहां जाएगा 3 तक। फोर्थ रो की बात करें तो वहां पर i है 4, तो यहां पर जा रहा होगा 2 तक, और फिफ्थ रो की बात करें तो वहां पर i है 5, तो जा रहे होंगे हम 1 तक। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास पैटर्न रहेगा, जिसमें अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो जब भी हमारा i 1 था तब हमारी वैल्यू 1 से 5 तक गई, जब भी हमारा i 2 था वैल्यू 4 तक गई, जब भी i 3 था वैल्यू हमारी 3 तक गई, जब भी i 4 था वैल्यू हमारी 2 तक गई, और जब भी i 5 था तो वैल्यू हमारी 1 तक गई। तो आउटर लूप में i जाएगा हमारा 1 से लेकर n तक, और इनर लूप में j जाएगा हमारा 1 से लेकर n-i+1 तक। अब पैटर्न्स में एक खास बात होती है कि हर पैटर्न को आप अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमने इस पैटर्न को प्रिंट किया है हर कोई इसको इसी तरीके से प्रिंट करवा रहा होगा, पर यह बात है कि जितना टाइम उनके कोड को रन करने में लगेगा उतना ही टाइम हमारे कोड को रन करने में लगेगा। तो कोड कितने टाइम में रन करता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो है मिनिमम टाइम है इस कोड को रन करने का, पर इस सेम कोड को, सेम पैटर्न को प्रिंट करवाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ केसेस में लोग i को 1 से लेकर n तक ले जाने की जगह n से लेकर 1 तक लेकर आ रहे होंगे। अब जो भी हमने लेक्चर के अंदर कोड लिखे हैं और नीचे नोट्स के अंदर कोड लिखे हैं, उन दोनों में कुछ कुछ कोड में डिफरेंस हो सकता है, मतलब कुछ कुछ कोड अलग दिख सकते हैं। वो इसलिए है ताकि हमें समझ में आए कि एक ही पैटर्न को प्रिंट करवाने के, एक ही काम को करवाने के अलग अलग तरीके पॉसिबल हैं। इसीलिए इसी सेम पैटर्न को हम अलग तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, पर जो हमने एक्सप्लेनेशन किया हम कोड उसी का लिख रहे होंगे वीडियो के अंदर। तो इसका अब हम कोड लिखकर देखते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। हमने क्या बात की कि हम i को लेकर जाएंगे 1 से लेकर अपने n तक, और इनर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम अपने j को लेकर जाएंगे 1 से लेकर n-i+1 तक, और हम हर j के साथ प्रिंट कर देंगे j की ही वैल्यू को, एंड साथ के साथ यहां पर इनर लूप खत्म होते ही हम दे देंगे हमारी नेक्स्ट लाइन। तो इस कोड को सेव करते हैं एंड एक बार रन करते हैं। तो यहां पर हमने एक छोटी सी चीज जो है वो गलत की, यहां पर लेस देन नहीं इक्वल टू भी आना चाहिए। इसको सेव करके दोबारा एक बार रन कर लेते हैं। तो आउटपुट जो आया उसमें पहली लाइन में 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1, विच इज सेम एज जो भी हमने अपने क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो पहले हमारे लिए 1 2 3 4 इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं दिया था इनर लूप में। तो हमें ये ध्यान रखना है पैटर्न्स के अंदर कि इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को i = 0 से शुरू करते हैं। तो i = 0 से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, i = 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर इक्वल टू आ रहा होगा। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। अब बात करें अगर अपने नेक्स्ट पैटर्न की, तो नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है जिसका नाम है फ्लॉयड्स ट्रायंगल।
इस प्रॉब्लम का नाम है फ्लॉयड्स ट्रायंगल। इस पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, पहले हमारे लिए क्या होता था, पहली लाइन में प्रिंट करते थे 1, फिर दोबारा से 1 से शुरू, फिर दोबारा से 1 से शुरू, फिर दोबारा से 1 से शुरू। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं 1 के साथ, लेकिन फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सेम नंबर को बढ़ा कर प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहली लाइन में है 1, फिर वो बढ़ जाएगा 2 3, फिर बढ़ जाएगा 4 5 6, ऐसे ऐसे बढ़ के हम अपने नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो n गिवन है उसकी वैल्यू है 5, क्योंकि यहाँ पर n है हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी वही चीज ऑब्जर्व करनी है कि रो नंबर मतलब जो भी पैरामीटर हमें गिवन है, n अगर गिवन है, उससे कैसे रिलेट करें कि उस रो के अंदर क्या प्रिंट हो रहा होगा। तो पहली लाइन में अगर गिवन है रो इज इक्वल टू 1, तो वहां पर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है। दूसरी लाइन में गिवन है रो इज इक्वल टू 2, तो वहां पर दो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। वो वैल्यूज क्या है, 2 और 3। तीसरी लाइन में गिवन है रो इज इक्वल टू 3, तो वहां पर हमारे लिए 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जो हैं 4 5 और 6। चौथी लाइन में रो इज इक्वल टू 4, वहां पर 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 7 8 और 9। और पांचवी लाइन में रो इज इक्वल टू 5 है। अब ये r जो हमने लिखा है ये i ही है, तो r इज इक्वल टू i है। जो हम कोड में i लिखते हैं आउटर लूप में, वही यहाँ पर रो नंबर है। 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं लास्ट रो के अंदर, और वो वैल्यूज हैं 10 11 12 एंड 13 एंड 4। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पर सिंस हमारे पास 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं तो 9 और 10 भी यहीं प्रिंट होगा। यहाँ पर प्रिंट होंगे 11 12 13 14 और 15। इस तरीके से 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो जो भी हमारा रो नंबर है उतनी ही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। बस यहाँ पर जो इनर लूप का j था वो प्रिंट नहीं होगा, वो तो बस काउंट करेगा कि इनर लूप में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। यहाँ पर हम एक अलग से नंबर ले लेंगे और उसी को एक बार प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीज कर देंगे। ये कैसे पता चला, जैसे ही नंबर प्रिंट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर प्रिंट हुआ 1, इंक्रीज होकर हो गया 2, नंबर प्रिंट हुआ 2, इंक्रीज होकर हो गया 3, नंबर प्रिंट हुआ 3, इंक्रीज होकर हो गया 4, 4 प्रिंट हुआ, इंक्रीज होकर 5, 5 इंक्रीज होके 6, 6 इंक्रीज होके 7, एंड इसी तरीके से 15 तक हम प्रिंट कर रहे होंगे फॉर n इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए कोड लिखकर हमें ज्यादा समझ में आएगा। n को हमने ले लिया है 5, साथ के साथ एक नंबर वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और नंबर वेरिएबल की शुरुआत हो रही होगी वैल्यू 1 के साथ। आउटर लूप क्या करेगा, आउटर लूप काउंट करेगा सारी टोटल नंबर ऑफ रोज जो जाएंगी हमारी i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। इनर लूप में हम उतने ही नंबर प्रिंट करवाएंगे जितना हमारा रो नंबर है, यानी j इज इक्वल टू 1 से लेकर j जाएगा i तक। और प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है इस नंबर को, और जैसे ही नंबर प्रिंट हुआ वैसे ही नंबर को कर देंगे इंक्रीज बाय 1, यानी नंबर प्लस प्लस। इस नंबर प्लस प्लस का मतलब है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो इस तरीके से आउटर लूप हम चलाएंगे सारे रोज के लिए, इनर लूप चलाएंगे ये काउंट करने के लिए कि हर रो में कितने नंबर प्रिंट होने हैं, और यहाँ पर एक्चुअली वो नंबर प्रिंट करवा देंगे और उसको प्रिंट करवाने के बाद हर बार इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ही एक रो के नंबर प्रिंट हो गए इस इनर लूप से, वहां पर हम प्रिंट करवा देंगे नेक्स्ट लाइन। अब इस कोड को रन करके अगर देखें तो ऐसा आउटपुट आ रहा होगा, पहले प्रिंट होगा 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10, और 10 हमें अच्छे से दिख जाए उसके लिए एक और एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके इसको दोबारा रन करवाते हैं। तो ये रहा आउटपुट। आउटपुट में पहले आएगा 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10, इसी तरीके से 11 12 13 14 एंड 15। तो कुछ इस तरीके से अपना जो फ्लॉयड्स ट्राइंगल का पैटर्न है उसको हम प्रिंट करवाते हैं। अब बात करें अगर अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो उसमें हमें प्रिंट करवाना है 0 1 ट्राइंगल को। 0 1 ट्राइंगल कुछ ऐसा हमारे पास दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फर्स्ट रो अगर है तो उसके अंदर एक प्रिंट हुआ है वैल्यू, सेकेंड रो है तो उसके अंदर दो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। कौन सी वैल्यू, 0 और 1। थर्ड रो है अगर तो उसके अंदर 3 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, 1 0 और 1। फोर्थ रो है तो उसके अंदर 4 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, 0 1 0 1। फिफ्थ रो अगर है तो उसके अंदर 5 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, 1 0 1 0 और 1।
तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना है और हम कुछ कुछ समझ पा रहे हैं कि जितनी रो हैं, जो भी रो नंबर है, उतनी वैल्यूज उसी रो के अंदर प्रिंट हो रही होंगी। अब वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी वो हमको डिसाइड करना है। यहाँ पर खास बात देखें तो पहली बार जो है रो 1 से शुरू हो रही है, अगली बार रो 0 से शुरू हो रही है, अगली बार रो 1 से शुरू हो रही है, फिर 0 से शुरू हो रही है, फिर 1 से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो बिट है ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है। ऑन ऑफ यानी ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। और देखें तो अगले वाले जो नंबर्स हैं वो सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो पहली बार 1 प्रिंट हुआ था तो अगली बार 0 फिर 1, पहली बार 0 प्रिंट हुआ था तो अगली बार 1 फिर 0 फिर 1। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब इसके अंदर पैटर्न कैसे ढूंढे? तो पैटर्न कुछ इस तरीके से ढूंढे कि सबसे पहले तो इनके सेल नंबर्स लिख लेते हैं। अगर सेल नंबर हम लिख लेंगे तो चीजें ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएंगी। अब इस पूरे के पूरे पैटर्न को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर विजुअलाइज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले यहां पर n डिफाइन कर लेते हैं। n मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो कि गिवन है हमें 5। तो 1 2 3 4 5 रोज हमने ले ली हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 मैक्सिमम कॉलम्स है। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब हम ध्यान दें तो हमारा 1 यहाँ प्रिंट हुआ है, 0 1 यहाँ प्रिंट हुआ है, 1 0 1 यहाँ प्रिंट हुआ है, 0 1 0 1 और 1 0 1 0 1। अब ये वाला अगर हम सेल नंबर लें तो इस सेल नंबर की वैल्यू है 1,1, इस सेल नंबर की वैल्यू है 2,1, इसकी वैल्यू है 2,2, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3,1, इसकी वैल्यू है 3,2, इसकी वैल्यू 3,3, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? 5,1, 5,2, 5,3, 4 एंड 5। अब हमें सेल की वैल्यू है यानी आई और जे की वैल्यू है उससे रिलेट करना है कि उस सेल पर क्या प्रिंट हुआ है। ध्यान से अगर देखें इन सेल नंबर्स का सम, तो पहले इस सेल के लिए सम अगर देखें तो 1 और 1 का अगर हम सम देखें, आई और जे का सम देखें वो है 2। अब इस सेल के लिए सम देखें दोनों का तो वो है 3। इस सेल के लिए देखें सम नंबर तो वो है 4। सिमिलरली इसके लिए सम देखें तो है 4। इसके लिए अगर हम सम देखें तो वो है 3 + 2 यानी 5। इसके लिए अगर सम देखें तो वो है 3 + 3 यानी 6। अब एक चीज हम नोटिस करेंगे, यहां पर सम अगर हमारा 2 है तो प्रिंट हुआ है 1, यहां पर सम अगर 4 है तो प्रिंट हुआ है 1, यहां पर भी सम अगर 4 है तो प्रिंट हुआ है हमारे लिए 1, यहां पर सम अगर 6 है तो प्रिंट हुआ है 1। ऐसे ही अगर हम देखें 0 के लिए तो यहाँ पर सम 3 है तो प्रिंट हुआ है 0, यहाँ पर सम 5 है तो प्रिंट हुआ है 0। सिमिलरली यहाँ पर सम 5 है तो प्रिंट हुआ है 0, यहाँ पर सम 7 है तो प्रिंट हुआ है 0। अब यहाँ से एक चीज हमारे लिए निकल कर आएगी, वो ये कि जब भी इवन आ रहा है हमारे आई और जे का सम तब तो हम प्रिंट कर दें 1, और ऑड आ रहा है आई और जे का सम तब हम प्रिंट कर दें 0। तो ये पैटर्न हमने ढूंढ कर निकाला है अपने आई और जे की वैल्यूज का सम निकालकर। अब अगर इस सेम पैटर्न के लिए हम कोड लिखकर देखें तो देख पाएंगे कि 0 और 1 का ये ट्रायंगल प्रिंट कैसे हो रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना n डिफाइन कर लेंगे। n हमें पता है कि यहाँ पर गिवन है 5, n हमने लिख लिया। अब एक आउटर लूप चलाएंगे। आउटर लूप क्या बताता है कि कौन सी रोज कितनी रोज तक आप जा रहे हैं। तो i = 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलेगा। 5 है यहाँ पर n i++। इनर लूप कितनी बार चलेगा? इनर लूप चल रहा है हमारा जितनी हमारी रो वैल्यू है, यानी इनर लूप में j = 1 से लेकर वो इनर लूप जाएगा j = i तक। और प्रिंट कब क्या करवा रहे होंगे? जब भी i और j का सम इवन है तब आप प्रिंट करवा दीजिए 1, और जब भी i और j का सम ऑड है तब आप प्रिंट करवा दीजिए 0। तो इफ i + j, इन दोनों का सम हमने निकाल लिया, या हम i और j के सम को एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, int sum = i + j। तो जब भी ये सम का मॉड्यूलो, इवन कैसे चेक करते थे? जब भी सम का
या किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का मॉड्यूलो बाय 2 हमें 0 रिटर्न कर दे तो मतलब वो नंबर इवन है, और अगर 0 रिटर्न ना करे तो मतलब वो नंबर ऑड है। तो सम का मॉड्यूलो जब भी 2 के साथ 0 दे रहा होगा तो वहां पर हम प्रिंट कर देंगे 1, क्योंकि ये क्या है, ये एक इवन वैल्यू है। और जब ऐसा नहीं हो रहा होगा तो वहां पर हम प्रिंट कर देंगे 0, क्योंकि ये एक ऑड वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटर लूप हो गया, ये रहा हमारा इनर लूप, और इनर लूप के अंदर भी हमने ये दो कंडीशंस के हिसाब से ऑड है या इवन है उस हिसाब से 1 और 0 को प्रिंट किया है। साथ के साथ एक छोटी सी स्पेस दे देते हैं। इसको सेव करके अगर रन करें तो यहां पर सबसे पहले तो प्रिंट कर देते हैं, और रन करने से पहले एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करवा देते हैं। तो रन करके जो हमारे पास आउटपुट आएगा विच इज दिस, पहली लाइन में प्रिंट हुआ 1, अगली लाइन में 0 1, फिर 1 0 1, फिर 0 1 0 1 और फिर 1 0 1 0 1। और हम देखें तो हमारे लिए क्वेश्चन में भी यही गिवन था। अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं ताकि हमें चीजें थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कोड में क्या गिवन है, कोड में हमने लिया है फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेगा आउटर लूप, और इनर लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 से लेकर i तक चलेगा। और इनर लूप के अंदर जब भी i प्लस j इवन होगा तो प्रिंट हो रहा होगा 1, और i प्लस j अगर ऑड हुआ तो प्रिंट हो रहा होगा 0। तो इसके लिए हमने कोड लिखा है। अब शुरुआत में हमारा जो i है उसकी वैल्यू है 1, तो हम अंदर जाएंगे लूप के अंदर j की वैल्यू भी हो जाएगी 1, और j की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट में i प्लस j क्या होगा, i प्लस j 1 प्लस 1 2, यानी इवन होगा तो हम प्रिंट कर देंगे 1। और फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, तो यहां पर थी नेक्स्ट लाइन, उसके बाद i इंक्रीज होकर बन जाएगा 2, तो j की वैल्यू पहले 1 बनेगी, तो j की वैल्यू 1 बनेगी तो 2 प्लस 1 है 3, यानी इवन नंबर, यानी ऑड नंबर, तो उसके लिए प्रिंट कर देंगे 0 को। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, तो प्रिंट कर देंगे 1 को, क्योंकि 2 प्लस 2 इस बार इवन हो गया। दोबारा से i इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, i इंक्रीज होकर हो गया 3, तो उसके बाद j शुरुआत होगी j की 1 से, 3 प्लस 1 इज 4, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद j इंक्रीज हो जाएगा 2 तक, तो j इंक्रीज हुआ 2 तक, तो 3 और 2 हो गया 5 यानी ऑड। उसके बाद j बन गया 3 प्लस 3 यानी 6 इवन। उसके बाद i की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, j की वैल्यू शुरू होगी 1 से, 4 प्लस 1 इज 5 यानी ऑड, तो प्रिंट करवा देंगे 0, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2, 6 है एक इवन नंबर तो प्रिंट हो गया 1, j जब 3 हुआ प्रिंट हुआ 0, j जब 4 हुआ प्रिंट हुआ 1, और इसी तरीके से i जब 5 होगा तो हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं नेस्टेड लूप्स को यूज करके, 9 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इन क्वेश्चंस को अगर आप मास्टर कर लेंगे, नीचे कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक अच्छी पकड़ आ जाएगी नेस्टेड लूप्स पर। इसके बाद अगले लेक्चर में भी हम एडवांस्ड प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे पैटर्न्स की, जिसमें और थोड़े से नेस्टेड लूप्स लेकर आएंगे, और क्या क्या वेरिएशंस आती है लूप्स के अंदर उसको देख रहे होंगे। आई होप आज की वीडियो से थोड़े और फंडामेंटल्स बिल्ड हुए होंगे प्रोग्रामिंग विद जावा में हमारे, एंड नेक्स्ट वीडियोस में भी हम ऐसे ही काम कर रहे होंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। होमवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, टैली कर रहे होंगे, क्या सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं हमारे, और लेक्चर्स को काफी अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, साथ के साथ कोड की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।